नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञानधारा में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज की जो है एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की श्रृंखला हमने जो है स्टार्ट करी थी। तो इसी क्रम में आज हम इसी का दूसरा पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो आप अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ध्येय ज्ञानधारा को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए आज का यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और पिछले जो वीडियो हैं पार्ट 1 इसका आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज पार्ट 2। जैसा कि पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, बी ऑप्शन है विश्व खाद्य संगठन ने, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, या डी ऑप्शन है हरियाणा सरकार ने। दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो कि 1970 में स्टार्ट किया गया था, ये सन आप लोग याद रखिएगा। तो इसको किसने स्टार्ट किया था? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को स्टार्ट किया था। दोस्तों, एक जानकारी और हम यहाँ पर आप लोगों को देना चाहते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ऑप्शन गाजियाबाद को, बी ऑप्शन है मेरठ को, सी ऑप्शन है मुरादाबाद को, या डी ऑप्शन है कानपुर को। तो दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वह कहा जाता है कानपुर को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत में जो है भारत का मैनचेस्टर के नाम से जो है 3 शहर प्रसिद्ध हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब पूरे भारत का पूछे तो वहाँ पर याद रखिएगा हैदराबाद को पूरे भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि हैदराबाद को पूरे भारत का मैनचेस्टर अगर जो पूछे तो हैदराबाद को कहा जाता है। यदि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन है 2001, बी ऑप्शन है 1999, सी ऑप्शन है 1995, और डी ऑप्शन है 1979। दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना है इसकी स्थापना की गई थी 1979 में, 1979 में। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 1995 जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा, 1995 से संस्थान ग्राम संबंध कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। संस्थान ग्राम संबंध कार्यक्रम की स्टार्टिंग की गई थी। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1996 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई थी। 1996 में 1996 में अगर जो पूछ ले तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना में 1979। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी के लिए कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है बहुप्रकार खेती पद्धति, बी ऑप्शन में है यंत्रीकरण कृषि पद्धति, सी ऑप्शन में है पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति, और डी ऑप्शन है सरकारी कृषि पद्धति। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति जो है वह 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है, क्योंकि इस कृषि के द्वारा प्रदूषण या वन्य जीवन को क्षति या कोई और दुष्प्रभाव है उसको कम करने का उपाय विकसित करने पर बल दिया जाता है। इसलिए यह कृषि पद्धति को आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संस्तुत की गई है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से कम। होता क्या है कि 12% है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, 12% हो जाएगा। 12% से कम मात्रा की संस्तुत की गई है। फसलों की कटाई के बाद जब जरूरी काम को अनाज को जरूरी काम के लिए भंडारण किया जाता है, उसे भंडारित किया जाता है, तो अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए जो वैज्ञानिक विधि को अपनाने की ज़रूरत होती है, जिसमें अनाज को लंबे समय तक चूहे हुए, कीट हुए, नमी, फफूंद आदि से बचाया जाता है। और भंडारण की जो सही जानकारी न होने से 10 से 15% तक की अनाज नमी, दीमक, घुन तथा बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? ए ऑप्शन है
खाद्य ऋण द्वारा, बी ऑप्शन है खाद्य अनुदान द्वारा, सी ऑप्शन है बजटीय सहायता द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य अनुदान द्वारा। जब कभी भी प्राकृतिक आपदा या सूखा पड़ता है या कोई अन्य संकट पैदा हो जाता है देश में, जिससे गरीब लोगों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, तो इस योजना का उद्देश्य सीधा यही रहता है कि लोगों को भुखमरी से लोगों की रक्षा करी जाए। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न। ए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है पंचायती राज संस्थानों में, और डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल में। दोस्तों, जो भारत में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है वह दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थानों में। अब बात आती है कि महिलाओं को आरक्षण तो दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में, लेकिन यह आरक्षण कितना है और कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर अगर जो प्रतिशत में आ जाए तो प्रतिशत हो जाएगा 33.3%, 33.3%। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी कुल सीटें होती हैं उनका 1/3 या 1/3 भाग आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। और जो किस संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है महिलाओं को पंचायती राज पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है गेहूँ, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है ज्वार। तो दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का। मक्का में जो है निम्न ऑप्शन जो दिए गए हैं, निम्न विकल्प दिए गए हैं, उनमें मक्का में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट जो है वह 2 प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए, एक तो जानते होंगे मंड, जिसे स्टार्च कहते हैं, दूसरा चीनी या शुगर। गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा या जो मोटे अनाज होते हैं, चावल, दाल तथा जड़ों वाली जो सब्जियां होती हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और निम्न ऑप्शन जो दिए हुए हैं, निम्न विकल्प दिए हुए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया हुआ है भोपाल, बी ऑप्शन है बॉम्बे हाई, सी ऑप्शन है डिगबोई, डी ऑप्शन है देहरादून। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है या देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है। क्या भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटीकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि है। ठीक है, कृषि को विटीकल्चर कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण जो जैसे कि उत्पादन कृषि होती हैं उनके नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। एक हम वीडियो लाएंगे जिसमें इस टॉपिक को हम उसमें कवर कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। ए ऑप्शन दिया हुआ है दोमट, बी ऑप्शन है बलुई, सी ऑप्शन है काली, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी या कौन सी भूमि जो है धान या चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी या दोमट भूमि जो है चावल या धान के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जो धान या चावल की खेती है ये चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी को ही चिकनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह सबसे उपयुक्त होती है इस फसल के लिए। और चावल की फसल जो आप लोग जानते ही होंगे सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है सीतापुर में, बी ऑप्शन है अयोध्या में, सी ऑप्शन है खीरी में, डी ऑप्शन है झांसी में। तो दोस्तों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। सीतापुर जो है यूपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की आग सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रस्फुटित हुई थी। मतलब कि राज्य का यहाँ कहने का मतलब है यूपी। ठीक है, तो यूपी के किस जिले से सबसे पहले 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है गाजियाबाद, बी ऑप्शन मेरठ, सी ऑप्शन प्रयागराज, डी ऑप्शन लखनऊ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि पता ही है कि 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग ही इसका जो शुरुआत हुई थी वह मेरठ से हुई थी, तो इसमें मेरठ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज घाट स्थित है। ए ऑप्शन है प्रयागराज में,
बी ऑप्शन आगरा में, सी ऑप्शन गढ़मुक्तेश्वर में और डी ऑप्शन दिया हुआ है बाराबंकी में। तो ब्रज घाट कहाँ स्थित है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज घाट जो है गढ़मुक्तेश्वर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है विनोबा भावे, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे जी ने जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, कहाँ से किया था और कब किया था। तो भूदान आंदोलन जो हुआ था, यह सन याद रखिएगा 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी तो वो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 1951 और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? ए ऑप्शन है इब्राहिम सर्की ने, बी ऑप्शन शाहजहां ने, सी ऑप्शन शेरशाह सूरी ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम सर्की जो है अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम सर्की ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? ए ऑप्शन है कथकली शैली, बी ऑप्शन है कथक शैली और दोस्तों सी ऑप्शन है ओडिसी शैली और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य की जो है कथक शैली जो है वह उत्तर प्रदेश की देन है, उत्तर प्रदेश से ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसके कुछ कथक नृत्य के जो कलाकार हैं उनके भी नाम जो है यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं। कथक शैली के जो कलाकार थे तो इसके प्रमुख जो थे वो थे महाराज बिंदादीन, नाम याद रखिएगा, प्रणेता थे, ठुमरी के प्रणेता थे महाराज बिंदादीन। वह कथक की अवधारणा में अभिनय एवं भावाभिव्यक्ति हेतु ठुमरी का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है? तो ए ऑप्शन हुआ है व्यापार, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है वाणिज्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है आप लोग बताइए? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख आधार कृषि का है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसका प्रतिभाग रहता है? वह उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रतिभाग रहता है कि खाद्यान्न उत्पादन में। तो कृषि का जो है महत्वपूर्ण स्थान रहता है यूपी की अर्थव्यवस्था में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आशा किस कार्यक्रम की देन है? ए ऑप्शन है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की देन है ये जो आशा कार्यक्रम है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, PCDF क्या है? ए ऑप्शन है दुग्ध से संबंधित एक संस्थान, बी ऑप्शन है दलहन उत्पादन से संबंधित संस्थान, सी ऑप्शन है आलू रिसर्च से संबंधित संस्थान या डी ऑप्शन है मांस उत्पादन एवं रिसर्च से संबंधित संस्थान। तो दोस्तों ये जो PCDF है यह दुग्ध से संबंधित एक संस्थान है, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध से संबंधित एक संस्थान। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य रहता है कि दूध एवं दूध से जो निर्मित या अन्य सभी प्रकार से जो दूध से निर्मित वस्तुएं होती हैं या जो सह उत्पाद बोल सकते हैं जो होती हैं तथा वस्तुओं के यातायात की आवश्यक एवं प्रभावी व्यवस्था करना इसका काम है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 243A, बी ऑप्शन है आर्टिकल 245B और सी ऑप्शन है आर्टिकल 343A और डी ऑप्शन है आर्टिकल 345B। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243A। 243A में के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर एवं मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, यह इसके अंतर्गत होता है। किंतु इसमें एक और है कि किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ठीक है, और इसके पूर्व भी इनका विघटन किया जा सकता है। तो इतनी जानकारी थी इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है पशुगणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन ग्रामीण, बी ऑप्शन शहरी, सी ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो पशुगणना होती है वह ग्रामीण और शहरी दोनों जगह कराई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वह ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना प्रयागराज में सन 1999 में हुई थी। ठीक है, 1999 ध्यान रखिएगा, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और इसको सन 2000 में सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है। ए ऑप्शन दिया हुआ है कौशल विकास से, बी ऑप्शन है ग्रामीण विकास से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से, या डी ऑप्शन है स्वच्छता से। तो उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध जो है वह है कौशल विकास से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा कौशल विकास। दोस्तों इस योजना का शुभारंभ जो है वह सन 2020 में किया गया। याद रखिएगा सन 2020 में, डेट अगर जो पूछे तो 11 जून याद रखिएगा, 11 जून सन 2020 में उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का शुभारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जो है इसके अंतर्गत युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान किए जाने के लिए व्यवस्था की गई थी। और क्या व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ए ऑप्शन है ईसुरी, बी ऑप्शन है फाग, सी ऑप्शन है ढोला मारू और डी ऑप्शन है आला। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो ढोला मारू है यह उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। यह जो ढोला मारू है, ढोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है, यह भी ध्यान रखिएगा। और ईसुरी, फाग, आल्हा आदि जो है उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप 25 प्रश्नों की श्रृंखला में या पार्ट 2 जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको नई जानकारी मिली हो, नए प्रश्न मिले हों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।